गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन चल रहे हैं भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान में अपन बात कर रहे हैं राज्य विधानमंडल। इससे पहले इसके संबंध में दो वीडियो आ चुके हैं। एक में अपन ने विधान परिषद की बात की थी और दूसरे में विधानसभा की। उसके बाद अपन ने शुरू की थी विधानमंडल की शक्तियाँ। यहाँ पर विधानमंडल का शाब्दिक अर्थ दोनों सदनों से है। चूंकि हमारे यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है, केंद्र में भी और राज्य में भी, और इसी प्रकार से भारत में वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल है। यानी कि वहाँ पर विधानमंडल के 2 सदन हैं, विधान परिषद और विधानसभा। इसके अलावा बाकी राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है, यानी कि वहाँ पर केवल और केवल विधानसभा है। जहाँ पर 2 सदन होते हैं वहाँ दोनों सदन, और जहाँ पर एक सदन होता है वहाँ पर एक सदन राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति रखता है। इसके अलावा समवर्ती सूची के विषयों पर भी राज्य विधानमंडल कानून का निर्माण कर सकता है। समवर्ती सूची के संबंध में शर्त इतनी होती है कि अगर दोनों कानूनों में परस्पर विरोध होगा तो केंद्र का कानून मान्य होगा और राज्य का कानून निष्प्रभावी हो जाएगा। अपन इस संबंध में विधानमंडल की शक्तियों की चर्चा कर रहे थे, और पहली बात की थी अपन ने विधायी शक्ति की। और विधायी शक्ति के संबंध में अपन ने बात की थी कि दोनों सदन मिलकर कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अगर 2 सदन है तो किसी भी सदन में साधारण विधेयक रखा जा सकता है। एक सदन से पारित होने के पश्चात दूसरे सदन के पास जाएगा, और दूसरे सदन से पारित होने के पश्चात राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ ही वो कानून बन जाता है। और यदि कहीं पर एक सदन है तो वो एक सदन मिलकर ही इस विधेयक निर्माण की, कानून निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी करता है। अपन इसी की चर्चा कर रहे थे, आज इसको अपन आगे बढ़ाएंगे। आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं राज्य विधानमंडल और उसकी शक्तियां। पहली शक्ति चल रहे थे पर विधायी शक्तियां, और इसमें अपन एक विशेष बात की थी कि जहां पर दोनों सदन होते हैं वहां पर अगर कोई विधेयक, जैसे विधान परिषद वाले सदन में यदि कोई विधेयक विधानसभा द्वारा पारित करके विधान परिषद में भेजा जाता है, अनुच्छेद 197 के अनुसार कोई भी विधेयक जो विधानसभा में रखा गया है और विधानसभा से पारित हो गया, विधानसभा से पारित होने के पश्चात वो विधान परिषद में जाएगा, और विधान परिषद वाले सदन में विधान परिषद विधेयक को अस्वीकार कर दे। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि विधानसभा से पारित होने के पश्चात विधान परिषद उस विधेयक को अस्वीकार कर दे, या विधेयक पारित किए बिना 3 महीने का समय बीत जाए, यानी विधानसभा से पारित होकर विधान परिषद के पास आ गया और विधान परिषद में पड़े पड़े भी उसको 3 माह का समय व्यतीत हो गया, या विधान परिषद द्वारा ऐसे संशोधनों सहित पारित किया जाए जो विधानसभा को मंजूर नहीं है। मान लीजिए विधानसभा ने जो विधेयक पारित किया है उसमें विधान परिषद मनमाने परिवर्तन कर दे, और ऐसे परिवर्तन कर दे जो विधानसभा को मंजूर नहीं है, तो विधानसभा इस विधेयक को पुनः पारित करके विधान परिषद को प्रेषित करेगी। यानी कि जब विधान परिषद अस्वीकार कर दे, या विधेयक पारित के बिना 3 माह बीत जाए, या विधान परिषद ऐसे संशोधनों सहित पारित करे जो विधानसभा को मंजूर नहीं है, तो विधानसभा इस विधेयक को दोबारा से पारित करके विधान परिषद को भेजेगी। और इस समय विधान परिषद यदि अनुच्छेद 197(2) के अनुसार यदि उससे पुनः अस्वीकार कर दे, ऐसा अनुच्छेद 2 क में अस्वीकार कर सकती है, या 1 माह से अधिक समय बीत जाए और उसे पारित नहीं करे, या उसे ऐसे संशोधनों सहित पारित करे जो विधानसभा को मंजूर नहीं है, या विधानसभा ऐसे संशोधनों से सहमत नहीं है, तो यह विधेयक उसी रूप में पारित समझा जाएगा जिस रूप में दोबारा पारित किया गया। ऐसा कहता है अनुच्छेद 197(2) ग। यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, जहां पर 2 सदन है वहां पर साधारण विधेयक के मामले में विधानसभा की ही चलती है। विधान परिषद ज्यादा से ज्यादा 4 माह की देरी कर सकती है, पहली बार 3 माह के लिए, और अगर दोबारा भी विधानसभा उस विधेयक को पारित कर दे तो अधिकतम 1 माह तक रोक सकती है। 4 माह के पश्चात वो विधेयक वैसे ही पारित समझा जाता है जिस रूप में विधानसभा ने पारित किया है। दूसरी शक्ति है
कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियों का तात्पर्य यहां पर होता है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। राज्य का मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी कि जहां पर दो सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा, उस मामले में जो मंत्रिमंडल है वो हमेशा ही विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, विधान परिषद के मामले में नहीं। अगर अपन केंद्र के संदर्भ में बात करें, केंद्र में संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति नहीं। उसी प्रकार से राज्य में भी राज्य का मंत्रिमंडल यानी कि राज्य की कार्यपालिका जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, विधान परिषद के प्रति नहीं। विधानसभा प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न करके, कामरों प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव द्वारा मंत्रिमंडल पर, मंत्रि परिषद पर नियंत्रण रखते। ये तरीके हैं विधानसभा के पास मंत्रि परिषद पर नियंत्रण रखने के। वो उनसे विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर प्रश्न पूछ सकती है, पूरक प्रश्न कर सकती है और कुछ प्रस्ताव भी रख सकते हैं, जैसे काम रोको प्रस्ताव यानी कि किसी कार्य विशेष को बीच में रोकना, निंदा प्रस्ताव सरकार के किसी कार्य की निंदा करना, कटौती प्रस्ताव सरकार के किसी बजट के संबंध में, किसी धन के संबंध में कटौती करना। ये कार्य विधानसभा के द्वारा किए जाते हैं ताकि मंत्रि परिषद पर नियंत्रण रखा जा सके। इसके अलावा कार्यपालिका शक्तियों के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति विधानसभा को प्राप्त है और वो है अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रि परिषद को अपदस्थ कर सकती है। यानी कि चूंकि कार्यपालिका यानी कि मंत्रि परिषद अपने समस्त कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ऐसी स्थिति में अगर विधानसभा मंत्रि परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाए, अविश्वास प्रस्ताव चाहे तो एक मंत्री के विरुद्ध लाए, चाहे तो पूरी मंत्रि परिषद के विरुद्ध लाए, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रि परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। चाहे एक व्यक्ति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो, चाहे पूरी मंत्रि परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो, अगर पारित हो गया तो पूरी की पूरी मंत्रि परिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो यहाँ पर राज्य विधानमंडल में विधानसभा ही वो एक शक्ति है जो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। वित्तीय शक्तियां, वित्तीय मामले में विधानसभा की शक्तियां विधान परिषद से अधिक है। यहां पर यानी कि सभी मामलों में देखा जाए तो विधानसभा विधान परिषद के मामले में विधान परिषद से ज्यादा शक्तिशाली है, चाहे कोई भी मामला हो। अनुदान की मांगों पर मतदान का अधिकार विधानसभा को ही होता है, यानी कि विधान परिषद अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। अनुदान का मतलब जो बजट के संबंध में जो मांगे रखी जाती है उनको अनुदान मांगे कहा जाता है, जो विभिन्न विभागों के लिए रखी जाती है उनके ऊपर अंत में जब मतदान होता है तो मतदान केवल विधानसभा में ही हो सकता है। बजट में निहित राशियों की कमी करना, करों में छूट आदि का कार्य भी विधानसभा ही करती है। यानी बजट के संबंध में, धन के संबंध में जो भी कार्य करना होगा वो कार्य विधानसभा ही करेगी। चाहे जो बजट में राशि दी गई है उनमें कमी करना हो तब भी विधानसभा ही करेगी, और करों में छूट आदि देना हो तभी विधानसभा के द्वारा ही दिया जाएगा। इसके अलावा भी विधानमंडल कुछ अन्य कार्य करता है, जैसे विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसका मतलब विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। याद रखिएगा, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, केवल निर्वाचित सदस्य ही लेते हैं। इसके अलावा कुछ संविधान संशोधनों में भी विधानसभा का सहयोग आवश्यक है। भारतीय संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद है जिनमें संशोधन करने के लिए आधे से अधिक राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है, और वह ऐसी स्थिति में राज्य की विधानसभा संविधान संशोधन में अपनी भूमिका का निर्वहन करते। इसके अलावा विधान परिषद यदि है तो उसके 1/3 सदस्यों का निर्वाचन भी विधानसभा करती है। यानी विधानसभा इसके अलावा 3 अन्य कार्य भी करती है। 1, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। 2, संविधान संशोधन में भी उनकी भूमिका होती है, उनके चाहने से ही संविधान संशोधन होता है। और यदि उस राज्य में विधान परिषद है तब उसके 1/3 सदस्यों का निर्वाचन भी विधानसभा के द्वारा किया जाता है। तो ये 4 कार्य हैं जो राज्यों के विधानमंडल के द्वारा संपादित किए जाते हैं। विधानसभा और विधान परिषद की शक्तियों की तुलना, एक बार दोनों की शक्तियों के बारे में अपन विचार विमर्श करेंगे कि दोनों में देखा जाए तो शक्तियों के संबंध में कौन ज्यादा शक्तिशाली। पहली बात करेंगे साधारण विधेयकों के संबंध में। साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। साधारण विधेयक यदि है धन विधेयक को छोड़कर तो वो
पहले विधानसभा में भी रखा जा सकता है और पहले विधान परिषद में भी रखा जा सकता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद के मामले में भी यही चीज है। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। और यहाँ पर जहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है, वहां पर साधारण विधेयक किसी भी सदन में रखा जा सकता है। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक विधान परिषद द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है। ध्यान से दीजिएगा क्या कह रहे हैं। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक विधान परिषद द्वारा यदि अस्वीकृत कर दिया जाता है या परिषद के समक्ष रखे जाने की तिथि से 3 माह बाद तक विधेयक पारित नहीं किया जाता है, या विधान परिषद ऐसे संशोधन करे जिन्हें विधानसभा स्वीकार नहीं करे, तो ध्यान दीजिएगा, अभी अपन ने बात भी की थी कि 3 परिस्थितियां हैं। अगर किसी विधेयक को विधानसभा ने पारित कर दिया और विधान परिषद के पास चला गया, अगर विधान परिषद उसे अस्वीकार कर देती है, अगर विधान परिषद के पास भेजे गए उसे 3 माह हो गया और विधान परिषद ने अब तक उसको पारित नहीं किया, या विधान परिषद ऐसे संशोधनों सहित पारित करे जो विधानसभा को मंजूर नहीं है, तो विधानसभा उस विधेयक को पुनः पारित करके विधान परिषद को भेजती है। ये तीनों परिस्थितियां हो जाने या इनमें से कोई परिस्थिति हो जाती है तो विधानसभा उस विधेयक को दोबारा से पारित करके वापस विधान परिषद के पास भेजेगी। यदि विधान परिषद पुनः अस्वीकार करे, अस्वीकार दोबारा भी कर सकती है, या ऐसे संशोधनों सहित पारित करे जो विधानसभा को मंजूर नहीं हो, दोबारा भी जब विधान परिषद के पास विधेयक आ गया तब भी वो उसमें अगर ऐसे संशोधन कर दे जो विधानसभा सहमत नहीं है, तथा यदि इस बीच 1 माह का समय व्यतीत हो जाए तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। एक बार पुनः इस प्रक्रिया को दोबारा से समझाता हूं। अगर विधानसभा किसी विधेयक को पारित करके विधान परिषद के पास भेज दे तो विधान परिषद उसको अस्वीकार कर सकती है। दूसरी बात, विधान परिषद उसे अगर पारित नहीं करे, 3 माह का समय व्यतीत हो जाए। तीसरी बात, विधान परिषद उसे ऐसे संशोधनों सहित पारित करे जो विधानसभा को मंजूर नहीं है, तब विधानसभा उसको दोबारा से पारित करके विधान परिषद के पास भेजेगी और दोबारा भी विधान परिषद अगर उसको अस्वीकार कर दे, अगर उसमें ऐसे संशोधन कर दे जो विधानसभा को मंजूर नहीं है, और इस बीच यदि 1 माह का समय बीत जाए तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। यानी कि अधिकतम 4 माह, अधिकतम 4 माह विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को रोक सकती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकती। वो विधान परिषद चाहे ना चाहे 4 महीने बाद स्वतः ही पारित माना जाएगा, उस रूप में पारित माना जाएगा जिस रूप में विधानसभा ने दोबारा पारित किया है। इस प्रकार परिषद 4 माह की देरी कर सकती है, विधेयक को रोक नहीं सकती। यानी कि विधेयक के भाग्य को समाप्त नहीं कर सकती, वो सिर्फ रोक सकती है अधिकतम 4 माह। दोनों सदनों के गतिरोध पर किसी भी परिस्थिति में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा, ये याद रखेगा। राज्य के संबंध में यदि दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए, किसी साधारण विधेयक पर विधानसभा और विधान परिषद में गतिरोध हो जाता है, तब कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। लेकिन संसद के मामले में स्थिति दूसरी है। अगर साधारण विधेयक के मामले में संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में यदि किसी भी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने की व्यवस्था है अनुच्छेद 108 में। लेकिन यहाँ पर राज्य के बारे में यह व्यवस्था नहीं है, यानी कि किसी भी सूरत में दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। कार्यपालिका पर नियंत्रण के संबंध में विधानसभा ही कार्यपालिका को अपदस्थ कर सकती है। याद रखिएगा, विधान परिषद के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसके कारण से वो कार्यपालिका यानी कि मंत्री परिषद पर नियंत्रण रख सकती है। मंत्री परिषद से वो प्रश्न वगैरह पूछ सकती है, लेकिन किसी भी प्रकार का प्रस्ताव उनके विरुद्ध पारित नहीं कर सकती। यदि अविश्वास प्रस्ताव की बात आती है तो अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल विधानसभा ही ला सकते हैं, विधान परिषद नहीं ला सकते। यानी कि कह सकते हैं कि कार्यपालिका को विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा सकती है, लेकिन विधान परिषद अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा कार्यपालिका यानी कि मंत्री परिषद को हटाने का अधिकार नहीं रखती। राज्य के मंत्रीगण विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, विधान परिषद के प्रति नहीं। इस बात को भी समझिएगा कि राज्य की जो मंत्री परिषद है यानी कि राज्य की जो कार्यपालिका है वह केवल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, विधान परिषद के प्रति नहीं। और इसी उत्तरदायित्व के कारण से विधानसभा ही अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्री परिषद को
हटा सकती है। विधान परिषद कभी भी मंत्री परिषद को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाने का अधिकार नहीं रखती। विधान परिषद केवल प्रश्न पूछ सकती है तथा मंत्री परिषद की आलोचना कर सकती है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा नहीं सकती। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाने का अधिकार केवल और केवल विधानसभा को, विधान परिषद को नहीं। विधान परिषद मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकती है, लेकिन इसके अलावा उनके पास मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखने का कोई कार्य, कोई शक्ति नहीं है। कम से कम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाने का अधिकार तो नहीं रखती। वित्तीय मामलों के संबंध में धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 199 में दी गई। यानी कि किसे हम धन विधेयक कहेंगे? अगर धन विधेयक के मामले में कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई किंतु परंतु होता है, कोई विवाद की स्थिति आती है, तब विधानसभा का अध्यक्ष इस बात को प्रमाणित करेगा कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगर धन विधेयक के रूप में विधानसभा अध्यक्ष उसको प्रमाणित कर देता है तो धन विधेयक की श्रेणी में आएगा। और किसको धन विधेयक समझा जाएगा, इसकी परिभाषा अनुच्छेद 199 में दी गई है। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 198(1) के अनुसार धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में रखा जाएगा, विधान परिषद में नहीं। संसद के मामले में भी यही बात है कि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में रखा जाएगा, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा से पारित होने के पश्चात वो राज्यसभा के पास जाएगा। और यहाँ पर राज्यों के संबंध में यदि 2 सदन है तो धन विधेयक सिर्फ विधानसभा में रखा जाएगा और विधानसभा से पारित होने के पश्चात विधान परिषद में जाएगा। विधानसभा से पारित विधेयक विधान परिषद को जाता है और विधान परिषद 14 दिनों के भीतर विधेयक वापस करती है। यानी कि जब विधानसभा किसी धन विधेयक को पारित करती है तब वह विधान परिषद के पास जाएगा और विधान परिषद में उसके पास उसको पारित करने के लिए 14 दिन का समय, अनुच्छेद 198(2) के अनुसार विधान परिषद किसी भी विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है। उसके पश्चात वो पारित माना जाता है। विधान परिषद द्वारा सुझाए गए संशोधनों को स्वीकार या अस्वीकार करना विधानसभा की इच्छा पर निर्भर है। जो विधेयक, धन विधेयक विधानसभा से पारित कर दिया गया, अब वो विधान परिषद के पास जाएगा। विधान परिषद यदि उसमें कोई भी संशोधन करे, उन संशोधनों को मानना या न मानना विधानसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। विधानसभा उनको स्वीकार भी कर सकती है और उनको अस्वीकार भी कर सकती है। विधानसभा जैसा चाहे वैसा ही धन विधेयक के मामले में होता है। विधानसभा जिस रूप में पारित करना चाहे उस रूप में ही पारित माना जाएगा। विधान परिषद के पास सिवाय 14 दिनों तक रोकने के कोई अधिकार नहीं है। यदि परिषद 14 दिनों में विधेयक पारित करके नहीं लौटाती है तब भी विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। अनुच्छेद 198(5) ये कहता है कि विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक विधान परिषद के पास जाता है और विधान परिषद में अगर 14 दिनों तक उसने पारित नहीं किया है तो वो दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। यानी कि वो 14 दिनों तक रोक सकती है। इसके अलावा विधान परिषद के पास धन विधेयकों के मामले में कोई भी शक्ति नहीं है। राज्य विधानमंडल की शक्तियों पर कुछ प्रतिबंध। क्या क्या प्रतिबंध है कि राज्य विधानमंडल ऐसा कार्य नहीं कर सकते? पहला, राज्य सूची के कुछ विषयों पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना सकते। कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। राज्य सूची के मामले में हालांकि ये कहा गया है कि राज्य सूची के मामले में राज्य सरकारें कानून बनाने के मामले में पूरी तरह से स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनके ऊपर कानून बनाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी आवश्यक होती है। यदि संपत्ति पर प्रतिबंध लगाने के, संपत्ति अधिग्रहण करने के संबंध में कोई विधेयक है तो वो विधेयक राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वो राज्य की विधानसभा में रखा जा सकता है। कुछ ऐसे विषय जिन पर राज्य विधानमंडल कानून निर्माण कर सकता है परंतु राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजता है। अनुच्छेद 201 ये कहता है कि कुछ ऐसे विषय जो राज्य सूची के हैं जिनको राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है, लेकिन राज्यपाल ऐसे विषय राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज सकता है। अभी राजस्थान की विधानसभा में कृषि कानून से संबंधित एक विधेयक रखा गया था, जो विधेयक राज्यपाल कलराज मिश्र ने राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए
भेजा है, यानी कि किसानों को कितने समय में अनुदान दिया जाएगा या उनको सब्सिडी दी जाएगी या उनको मुआवजा दिया जाएगा, इस संबंध में जो विधेयक था वो विधेयक राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास भिजवा दिया। इसलिए कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेज सकता है। संकट काल में संसद राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून का निर्माण कर सकेगी। अनुच्छेद 250 ये कहता है कि भारत में जब आपातकाल लागू हो, अनुच्छेद 352 के तहत, उस समय संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है जो संकट समाप्ति के 6 माह बाद तक मान्य होते हैं। उस समय जब संकट काल लागू हो, आपातकाल लागू हो, तो राज्यों की विधायी शक्ति सस्पेंड हो जाती है, निलंबित हो जाती है, और उस समय राज्य सूची के विषयों पर भी संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 250 के अनुसार संवर्धित सूची पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है, परंतु यदि वह संसद के किसी भी कानून के विरोध में है तो संसद निर्मित कानून ही मान्य होगा और राज्य का कानून निष्प्रभावी हो जाएगा। संवर्धित सूची एक ऐसी सूची है जिनके ऊपर दोनों सरकारें कानून बना सकते हैं, यानी केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकते हैं, और इसमें दोनों के महत्व के 52 विषय शामिल हैं। संवर्धित सूची में 52 विषय और इन पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। लेकिन हमारा संविधान ये कहता है कि अगर संवर्धित सूची के विषय पर बनाए हुए कानून में, दोनों कानूनों में, यानी कि केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून और राज्य के द्वारा बनाए गए कानून में किसी भी प्रकार का विरोध हो, यदि वो परस्पर विरोधी है, तब संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून निष्प्रभावी माना जाएगा। यानी कि संवर्धित सूची के विषय पर भी कानून बनाने की जो शक्ति है वो राज्य के बजाय केंद्र की ज्यादा महत्वपूर्ण है। राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य विधानसभा भंग कर सकता है, नए चुनाव करवाए जा सकते हैं और राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अगर किसी राज्य का शासन संविधान में उल्लेखित नियमों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा और ऐसी रिपोर्ट यदि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रेषित करता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति चाहे तो उस राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो उस राज्य में नए चुनाव करवा सकता है और यदि राष्ट्रपति चाहे तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लागू कर सकता है। ये उसी परिस्थिति में होगा जब राज्यपाल राष्ट्रपति को ऐसी रिपोर्ट भेजे कि उक्त राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा, तब ऐसी स्थिति में ऐसा कार्य किया जा सकता है। राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी भी विषय को संसद को सौंप सकती है। ये एक विशेष अधिकार है जो राज्यसभा के पास है और राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से, राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है उसके 2/3 बहुमत से अगर राज्य सूची के किसी विषय को केंद्रीय महत्व का घोषित कर दे, राज्य सूची के किसी भी विषय को केंद्रीय महत्व का घोषित कर दे, तो ऐसी स्थिति में उस विषय पर कानून निर्माण की जो शक्ति है वो संसद के पास चली जाती है। यानी केंद्रीय विधानमंडल, केंद्रीय संसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। ये ऐसी स्थिति में होगा जब राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से किसी राज्य सूची के विषय को केंद्रीय महत्व का घोषित कर दे। ऐसी स्थिति में ऐसे विषय पर संसद 1 वर्ष तक कानून का निर्माण कर सकती है और इस अवधि में वृद्धि भी की जा सकती है। यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को केंद्रीय महत्व का घोषित करती है तो संसद उस विषय पर एक बार में 1 वर्ष के लिए कानून का निर्माण कर सकती है। अगर दोबारा राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से पुनः उस विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है तब संसद दूसरी बार 1 वर्ष के लिए उस पर कानून का निर्माण कर सकती है और ऐसा संसद कितनी बार भी कर सकती है। राज्यसभा द्वारा उसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित होना चाहिए अपने 2/3 बहुमत से और फिर संसद के पास उस पर कानून निर्माण की शक्ति चली जाएगी। और अगर दोबारा राज्यसभा उसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित नहीं करे तो संसद के द्वारा बनाया गया कानून 1 वर्ष पश्चात समाप्त हो जाएगा। राज्यों द्वारा संपत्ति प्राप्त करने के लिए बनाए गए विधेयक तथा किसी राज्य के अंदर या दूसरे राज्य के साथ व्यापार आदि पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक। एक विशेष ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाना आवश्यक होता है। कौन से विधेयक होते हैं?
संपत्ति प्राप्त करने के लिए बनाए गए विधेयक। यदि किसी राज्य में संपत्ति का अधिग्रहण करना हो, भूमि का अधिग्रहण करना हो, किसी व्यक्ति की प्राइवेट संपत्ति का अधिग्रहण करना हो, तब ऐसे विधेयक को राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाना अनिवार्य है। इसके अलावा राज्य के अंदर या दूसरे राज्य के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला कोई विधेयक हो, यानी कि राज्य के भीतर किसी भी प्रकार के व्यापार पर प्रतिबंध लगाना, एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ होने वाले व्यापार पर प्रतिबंध लगाना, अगर इस प्रकार का विधेयक है, वो भी विधेयक राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। यदि राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति प्रदान कर देता है तभी वो राज्य के विधानमंडल में रखा जा सकता है, अन्यथा नहीं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। विनियोग विधेयक अनुच्छेद 204। विनियोग विधेयक का मतलब होता है कि राज्य विधानसभा जब बजट की स्वीकृति दे देती है, समस्त विभागों के लिए राशि स्वीकार कर लेती है, तब प्रत्येक विभाग को अपने स्वीकृत राशि में से धन निकालने की जो प्रक्रिया है वो विनियोग विधेयक के माध्यम से होती है। विनियोग विधेयक के सदन में रखा जाता है और फिर सदन उस विधेयक के माध्यम से उस विभाग को धन निकालने और धन खर्च करने की अनुमति प्रदान करता है। अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान मांग अनुच्छेद 205 में जब बजट रखा जाता है तो उसके संबंध में अगर किसी विभाग के लिए अनुपूरक मांग रखी जाती है, किसी विभाग के लिए अतिरिक्त मांग रखी जाती है या किसी विभाग के लिए अनुदान मांग रखी जाती है तो उसका उल्लेख अनुच्छेद 205 में किया गया। इसके अलावा लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान यह अनुच्छेद 206 में है। क, ख और ग। अनुच्छेद 206 क में लेखानुदान है, इसको वोट एंड अकाउंट भी कहा जाता है। अनुच्छेद 206 ख में प्रत्ययानुदान है और अनुच्छेद 206 ग में अपवादानुदान है। ये कुछ बजट संबंधी शब्दावली है। तो इसी के साथ आज राज्य का विधानमंडल समाप्त होता है। हमने इसके बारे में विधानसभा, विधान परिषद और दोनों सदनों की संयुक्त शक्तियों की चर्चा की है। कुछ ऐसी परिस्थितियों की भी चर्चा की है जिसके मामले में विधान परिषद और विधानसभा में क्या हो सकता है गतिरोध की स्थिति में, और दोनों सदनों की हमने तुलना भी की है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखें, आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। और एक निवेदन, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।